नमस्कार दोस्तों, मैं आशिया मदार हिंदी साहित्य के चैनल हमरंग में आपका स्वागत है। आज सुनिए हनीफ मदार की कहानी रास्ते अलग नहीं थे। तो प्रस्तुत है पूरी कहानी एक साथ। हर छोटे शहर के पास एक रेलवे स्टेशन होता है और हर रेलवे स्टेशन के पास कुछ अधूरे सपने। कुछ लोग वहाँ से लौट आते हैं, कुछ वहीं छूट जाते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस प्लेटफॉर्म से निकल तो जाते हैं लेकिन उनकी आधी जिंदगी वहीं बैठी रह जाती है। आरव जब पहली बार अपने शहर से निकला था तब उसे यही लगा था कि वह केवल पढ़ने जा रहा है। उसे कहाँ पता था कि वह अपने जीवन के सबसे कठिन और सबसे सुंदर वर्षों की ओर जा रहा है। सितंबर का महीना था, गर्मी पूरी तरह गई नहीं थी और बरसात पूरी तरह रुकी नहीं थी। रेलवे स्टेशन पर हमेशा की तरह अफरा तफरी थी। किसी की माँ बार बार टिफिन पकड़ा रही थी, कोई पिता आखिरी बार समझा रहा था पैसों का हिसाब रखकर खर्च करना। किसी बच्चे को पहली बार घर छोड़ने का रोमांच था, किसी को डर। आरव के पिता स्कूल में अध्यापक थे। उन्होंने प्लेटफॉर्म पर खड़े खड़े बस इतना कहा, बेटा सफल होना जरूरी है। फिर थोड़ा रुके और मुस्कुराकर बोले, लेकिन अच्छा आदमी बने रहना उससे भी ज्यादा जरूरी है। ट्रेन चलने लगी। आरव खिड़की के पास बैठ गया। पिता धीरे धीरे पीछे छूटते गए, फिर प्लेटफॉर्म छूटा, फिर स्टेशन, फिर शहर। और पहली बार उसे महसूस हुआ कि जीवन में कुछ यात्राएं ऐसी होती हैं जिनमें दूरी किलोमीटर से नहीं मापी जाती। लखनऊ उसके शहर से बहुत बड़ा था, इतना बड़ा कि पहले सप्ताह उसे हर सड़क एक जैसी लगती थी, हर बस गलत लगती थी, हर चेहरा अपरिचित। विश्वविद्यालय का परिसर विशाल था, पुरानी इमारतें, नए सपने और उन दोनों के बीच भटकते हुए हजारों विद्यार्थी। पहले दिन परिचय सत्र था, सैकड़ों नए छात्र, शोर, घबराहट, उत्साह। उसी भीड़ में पहली बार उसने उसे देखा। वह तीसरी पंक्ति में बैठी थी, सफेद सलवार कुर्ता, बाल एक साधारण सी छोटी में बंधे हुए और चेहरे पर वह भाव जो छोटे शहरों से बड़े शहरों में आए अधिकांश बच्चों के चेहरे पर होता है, जिज्ञासा और असुरक्षा का मिला जुला भाव। उस समय वह बस एक लड़की थी और कुछ नहीं। किसी प्रेम कहानी की शुरुआत अक्सर इतनी ही साधारण होती है। करीब एक सप्ताह बाद उनकी पहली बातचीत हुई, विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी के बाहर। आरव एक किताब ढूंढ रहा था और उसे मिल नहीं रही थी। पीछे से एक आवाज आई, अगर अर्थशास्त्र वाली किताब ढूंढ रहे हो तो वह दूसरी शेल्फ में है। आरव मुड़ा, वही लड़की। आपको कैसे पता? क्योंकि पिछले 20 मिनट से आप उसी शेल्फ के सामने खड़े होकर गलत किताबें देख रहे हैं। आरव हंस पड़ा। इतनी देर से देख रही थी, इतनी देर से परेशान हो रहे थे। इस बार वह भी मुस्कुरा दी। वैसे मैं अदिति हूँ। आरव। कुछ क्षण बाद दोनों एक साथ चौंके। तुम रामनगर से हो? हाँ, मैं भी। और उसी क्षण बड़े शहर की भीड़ थोड़ी छोटी लगने लगी। दोस्ती बहुत धीरे शुरू हुई, कोई नाटकीय दृश्य नहीं। कभी कैंटीन में चाय, कभी लाइब्रेरी में नोट्स, कभी बस स्टॉप तक साथ चलना और कभी कभी बस यह जान लेना कि इस विशाल शहर में कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो तुम्हारे शहर की गलियां जानता है। कुछ रिश्ते प्रेम से पहले अपनापन बनते हैं। ये उन्हीं में से एक था। दिसंबर आते आते ठंड बढ़ गई। परीक्षाएं सिर पर थीं और सपनों का दबाव भी। विश्वविद्यालय के अधिकांश छात्र प्रेम, राजनीति या दोस्ती में व्यस्त थे। लेकिन छोटे शहरों से आए बच्चों की दुनिया थोड़ी अलग होती है। वे हर महीने घर से आए पैसों का हिसाब रखते हैं। वे यह भी जानते हैं कि उनके माता पिता उनके परिणाम का इंतजार कर रहे हैं और वे यह भी जानते हैं कि असफल होने का अधिकार उनके पास दूसरों से कम है। एक शाम दोनों विश्वविद्यालय के पीछे वाली सड़क पर चल रहे थे। सड़क लगभग खाली थी। दूर चाय वाले की दुकान पर पीली रोशनी जल रही थी। अदिति अचानक बोली, तुम्हें कभी डर लगता है? किस बात का? कि अगर हम सफल नहीं हुए तो? आरव कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, हर दिन। मुझे भी, उसने धीरे से कहा। कभी कभी लगता है मैं पढ़ाई नहीं कर रही, फिर जैसे अपने घर वालों की उम्मीदें ढो रही हूं। आरव मुस्कुरा दिया, तो हम दोनों एक ही काम कर रहे हैं। पहली बार अदिति खुलकर हंसी और उस हंसी में कोई बनावट नहीं थी, सिर्फ राहत थी, जैसे किसी ने उसके मन का बोझ थोड़ी देर के लिए अपने कंधे पर रख लिया हो। कुछ देर बाद दोनों चाय की दुकान पर बैठ गए।
ठंडी हवा चल रही थी। चाय वाला रेडियो पर पुराने गीत सुन रहा था और जीवन कुछ मिनटों के लिए आसान लग रहा था। तभी अदिति ने अचानक कहा, मुझे नौकरी न मिलने से उतना डर नहीं लगता, फिर मुझे घर लौट जाने से डर लगता है। आरव ने उसकी ओर देखा, पहली बार बहुत ध्यान से, और पहली बार उसे लगा इस लड़की की लड़ाई केवल करियर की नहीं है, कुछ और भी है, कुछ ऐसा जिसके बारे में उसने अभी तक बताया नहीं है। तो साहब शायद यही उनकी प्रेम कहानी का असली आरंभ था। प्रेम का जन्म अक्सर बड़े क्षणों में नहीं होता, वह धीरे धीरे उगता है, जैसे किसी पुराने आंगन में अपने आप उगाया पौधा जिसे कोई लगाता नहीं, लेकिन एक दिन अचानक ध्यान जाता है कि वह अब छांव देने लगा है। आरव और अदिति के बीच भी कुछ ऐसा ही हुआ। न किसी ने प्रस्ताव रखा, न किसी ने स्वीकार किया, लेकिन दोनों की दिनचर्या में एक दूसरे की जगह बनने लगी। अगर सुबह क्लास में अदिति न दिखे तो आरव का ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता। अगर शाम तक आरव का कोई संदेश न आए तो अदिति बार बार फोन देखती, और यह सब इतना स्वाभाविक था कि दोनों को इसका एहसास भी देर से हुआ। दूसरा वर्ष शुरू होते होते उनका छोटा सा संसार बन चुका था। विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी, कैंटीन का वही कोना, परीक्षाओं से पहले की घबराहट और महीने के आखिरी सप्ताह में पैसों की कमी पर हंस लेना। एक बार दोनों चाय पी रहे थे। अदिति ने पूछा, अगर तुम्हारे पास बहुत पैसा आ जाए तो सबसे पहले क्या करोगे? आरव ने बिना सोचे कहा, पापा को नौकरी छोड़ने को कह दूंगा। अदिति मुस्कुराई, और अपने लिए? मैं तो अपने लिए अभी भी बहुत कुछ खरीद सकता हूँ। कैसे? सपने देखने पर अभी टैक्स नहीं लगता। अदिति हंसते हंसते झुक गई। तुम कभी कभी बहुत बुजुर्ग आदमी जैसी बातें करते हो। और तुम? तुम कभी कभी इतनी जिम्मेदार बातें करती हो कि लगता है बचपन कहीं भूल आई हो। इस बार अदिति नहीं हंसी, बस कुछ क्षण चुप रही, फिर बोली, शायद सच में भूल आई हूँ। उस दिन पहली बार आरव को महसूस हुआ कि अदिति की मुस्कान के पीछे एक थकान रहती है, जैसे कोई लगातार दौड़ रहा हो और उसे रुकने की अनुमति न हो। खैर साहब, समय आगे बढ़ता गया। तीसरा वर्ष शुरू हुआ और उसके साथ शुरू हुई प्लेसमेंट की चर्चाएं। अब विश्वविद्यालय का माहौल बदल चुका था। दोस्ती की जगह रिज्यूमे ने ले ली थी, सपनों की जगह पैकेज ने। हर कोई किसी न किसी दौड़ में शामिल था, और सबसे कठिन बात यह थी कि कोई नहीं जानता था कि फिनिश लाइन कहाँ है। कभी कभी आरव को लगता कि पूरा विश्वविद्यालय एक विशाल प्रतीक्षालय है, जहाँ हजारों लोग अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, और किसी को नहीं पता कि अगला दरवाजा खुलेगा भी या नहीं। एक शाम दोनों विश्वविद्यालय के मैदान में बैठे थे। सूरज ढल रहा था। कुछ छात्र क्रिकेट खेल रहे थे, कुछ प्रेमी जोड़े पेड़ों के नीचे बैठे थे, और कुछ लोग भविष्य की चिंता में वर्तमान खो रहे थे। आरव और अदिति शायद तीसरी श्रेणी में आते थे। डर लग रहा है? अदिति ने पूछा। बहुत, मुझे भी। किस बात का? कि अगर हम सफल नहीं हुए तो लोग कहेंगे वह रुक गई। क्या कहेंगे? कि हमने मौका खो दिया। आरव कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, मुझे असफलता से उतना डर नहीं लगता। फिर? मुझे तुलना से डर लगता है। तुलना? हाँ, देखो शर्मा जी का बेटा कहाँ पहुंच गया, देखो तुम्हारे साथ पढ़ने वाले कहाँ पहुंच गए, देखो। कहकर अदिति मुस्कुरा दी। तुम्हें कैसे पता कि मेरे घर में यही संवाद चलते हैं? क्योंकि हम एक ही शहर से हैं, और हमारे शहरों के संवाद भी एक जैसे होते हैं। दोनों हंस पड़े, लेकिन उस हंसी में एक हल्का सा दर्द भी था, क्योंकि वे जानते थे कि मजाक पूरी तरह मजाक नहीं है। उसी दौरान प्लेसमेंट शुरू हो गए। बड़ी बड़ी कंपनियां आने लगीं, ऑडिटोरियम भरने लगे, साक्षात्कार होने लगे, और हर चयनित छात्र के साथ बाकी 100 छात्रों की बेचैनी थोड़ी और बढ़ जाती। अदिति शुरू से पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, आत्मविश्वासी भी और मेहनती भी। उसने एक बड़ी कंपनी के लिए इंटरव्यू दिया और चयनित हो गई। जिस दिन परिणाम आया वह दौड़ती हुई आरव के पास पहुंची। उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जो शायद केवल उन लोगों की आंखों में आती है जिन्हें वर्षों की मेहनत का पहला उत्तर मिला हो। हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? नौकरी मिल गई। अगले ही क्षण दोनों हंस रहे थे। फिर चाय पी, फिर दोस्तों को मिठाई खिलाई, फिर शाम तक उत्सव चलता रहा। लेकिन रात को
जब हॉस्टल का कमरा शांत हुआ और चारों तरफ अंधेरा फैल गया, तब पहली बार आरव ने खुद को अकेला महसूस किया। वह खुश था, सचमुच खुश, अदिति के लिए। लेकिन उसके भीतर कहीं एक छोटी सी आवाज भी थी जो पूछ रही थी, और तुम? उस रात उसने पहली बार महसूस किया कि प्रेम में सबसे कठिन काम दूसरे की सफलता से खुश होना नहीं है। सबसे कठिन काम है खुश होते हुए अपनी असफलता का सामना करना। अगले कई सप्ताह तक उसके इंटरव्यू होते रहे और असफलताएं भी। कहीं अंतिम चरण में छूट गया, कहीं लिखित परीक्षा में, कहीं अनुभव की कमी में, कहीं आत्मविश्वास की। एक दिन अदिति ने पूछा, तुम ठीक हो? हाँ। झूठ इतना साफ दिखाई देता है? तुम्हारे चेहरे पर नहीं। अदिति मुस्कुराई, तुम्हारी चुप्पी में। कुछ देर बाद आरव बोला, कभी कभी लगता है कि तुम आगे निकल रही हो और मैं यहीं खड़ा हूं। अदिति ने ध्यान से उसकी ओर देखा, फिर बहुत धीरे से कहा, हम कोई दौड़ नहीं दौड़ रहे आरव, लेकिन दुनिया तो यही मानती है। दुनिया को रहने दो, और अगर मैं पीछे रह गया तो? अदिति कुछ क्षण चुप रही, फिर बोली, तुम पीछे नहीं रहोगे? इतना विश्वास? हाँ। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें जानती हूँ। उस रात पहली बार दोनों के बीच वह मौन उतरा जो मित्रता और प्रेम के बीच कहीं रहता है। कोई प्रस्ताव नहीं था, कोई स्वीकार नहीं, लेकिन दोनों समझ चुके थे। और शायद शब्दों से पहले समझ लेना ही प्रेम की सबसे सुंदर अवस्था होती है। सर्दियां खत्म हो रही थीं, कैंपस में आखिरी वर्ष की हलचल थी, और उसी दौरान एक शाम अदिति ने कहा, पापा का फोन आया था। क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि अब नौकरी मिल गई है तो आगे के बारे में भी सोचना चाहिए। आगे मतलब? अदिति मुस्कुराई नहीं, पहली बार उसका चेहरा गंभीर हो गया। शादी? आरव कुछ नहीं बोला, लेकिन उसी क्षण उसे लगा कि अब तक वे भविष्य की तैयारी कर रहे थे और अब भविष्य उनकी ओर चलकर आ रहा है। किसी भी प्रेम कहानी में दूरी एक दिन अचानक नहीं आती, वो धीरे धीरे आती है। पहले समय कम होता है, फिर बातें, फिर मुलाकातें, और एक दिन आदमी को महसूस होता है कि जिस व्यक्ति से वो सबसे अधिक जुड़ा हुआ है, उसी के जीवन के कई घंटे अब उसकी जानकारी के बाहर बीतने लगे हैं। अदिति की नौकरी बेंगलुरु में लगी। कॉलेज खत्म होने से पहले ही उसे जॉइनिंग लेटर मिल गया। दोनों खुश थे, सचमुच खुश। लेकिन खुशी भी कभी कभी अजीब होती प्रोफेशनलिज्म। वो अपने साथ कुछ छोटे छोटे डर भी ले आती है। स्टेशन पर विदा होने वाले दिन आरव ने पहली बार महसूस किया कि किसी प्रिय व्यक्ति की सफलता का जश्न मनाना और उसे विदा करना दो अलग अलग बातें हैं। ट्रेन छूटने से पहले अदिति खिड़की के पास खड़ी थी। इतना उदास मत दिखो, उसने कहा। मैं उदास नहीं हूं। झूठ। ठीक है, थोड़ा हूं। बस कुछ महीनों की बात है, आरव मुस्कुराया। मनुष्य इतिहास की सबसे बड़ी गलतियां इसी वाक्य पर भरोसा करके करता आया है। कौन सी? बस कुछ महीनों की बात है। दोनों हंस पड़े, लेकिन ट्रेन चलने लगी और हंसी प्लेटफॉर्म पर रह गई। उधर अदिति नौकरी पर चली गई, इधर आरव तैयारी में जुट गया। उसने तय किया कि वो किसी भी कीमत पर हार नहीं मानेगा। सुबह लाइब्रेरी, दोपहर कोचिंग, शाम टेस्ट सीरीज, रात पढ़ाई। दिन इतने एक जैसे हो गए थे कि कई बार उसे तारीख याद नहीं रहती थी, लेकिन हर रात सोने से पहले एक कॉल जरूर होती थी, अदिति की, और यही दिन का सबसे अच्छा हिस्सा होता। आज क्या किया? पढ़ाई, और फिर पढ़ाई, और फिर वही। तुम्हारा जीवन बहुत रोमांचक है। तुम्हारी कंपनी से कम नहीं, अदिति हंसती, फिर अपने ऑफिस की बातें बताती। नए लोग, नई भाषा, नई जगह, नई परेशानियां। आरव सुनता रहता, उसे अच्छा लगता था, लेकिन कभी कभी उसे लगता कि अदिति एक नई दुनिया में प्रवेश कर चुकी है और वो अभी भी पुराने दरवाजे के बाहर खड़ा है। एक रात फोन पर अदिति बहुत चुप थी, असामान्य रूप से चुप। क्या हुआ? आरव ने पूछा। कुछ नहीं। अदिति, सच में कुछ नहीं।
जब तुम 3 बार कहती हो कि कुछ नहीं हुआ, तब निश्चित रूप से कुछ हुआ होता है। दूसरी तरफ हल्की हंसी सुनाई दी। तुम मुझे बहुत अच्छी तरह जानने लगे हो। समस्या ये तो है कि मैं जानता हूं। कुछ देर बाद उसने बताया कि ऑफिस में उसका एक प्रोजेक्ट खराब हो गया था। बॉस नाराज था, टीम दबाव में थी और पहली बार उसे लग रहा था कि कॉलेज और नौकरी के बीच उतना ही अंतर है जितना नक्शे और असली रास्ते के बीच होता है। डर लग रहा है? आरव ने पूछा। बहुत। क्यों? क्योंकि यहां कोई नहीं कहता कि कोशिश अच्छी थी। फिर यहां सिर्फ परिणाम देखे जाते हैं। आरव कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, तो सुनो। क्या? कोशिश अच्छी थी। दूसरी तरफ कुछ क्षण सन्नाटा रहा, फिर बहुत धीरे से अदिति बोली, धन्यवाद। समय बीतता गया, 1 वर्ष, फिर दूसरा। आरव अभी भी संघर्ष में था। उसने कई परीक्षाएं दी, कुछ में इंटरव्यू तक पहुंचा, कुछ में अंतिम सूची से बाहर रह गया। उसके दोस्त नौकरियों में जा चुके थे, कई लोगों ने कारें खरीद ली थी, कुछ की सगाई हो गई थी और कुछ लोग सोशल मीडिया पर इतने खुश दिखाई देते थे कि उन्हें देखकर आदमी खुद को असफल समझने लगे। एक रात वो छत पर बैठा था। पिता पास आकर बैठ गए। कुछ देर दोनों चुप रहे, फिर पिता ने पूछा, थक गए हो? आरव ने पहली बार झूठ नहीं बोला। हाँ। पिता ने उसके कंधे पर हाथ रखा। रुकना है? नहीं। तो फिर थकना कोई समस्या नहीं है? आरव मुस्कुराया। उसे हमेशा लगता था कि उसके पिता साधारण आदमी हैं, लेकिन उम्र के साथ उसे समझ आने लगा था कि साधारण आदमी ही अक्सर सबसे असाधारण वाक्य बोल जाते हैं। इसी बीच एक शाम अदिति का फोन आया। आवाज सामान्य थी, शायद कुछ ज्यादा ही सामान्य। कैसे हो? ठीक। पढ़ाई? चल रही है। अच्छा, तुम सुनाओ? सब ठीक है। आरव अचानक चुप हो गया। उसे नहीं पता क्यों, लेकिन उसे लगा कि इस बार सब ठीक है के पीछे कुछ छिपा हुआ है। पक्का? हाँ। झूठ तो नहीं बोल रही? दूसरी तरफ कुछ सेकंड की खामोशी रही, फिर अदिति हंस पड़ी। तुम बहुत शक करते हो और तुम बहुत छिपाती हो। कुछ नहीं हुआ है। ठीक है। बात खत्म हो गई। फोन कट गया, लेकिन आरव को पहली बार लगा कि उनके बीच कोई छोटी सी दीवार खड़ी हो गई है। बहुत छोटी, लगभग अदृश्य, लेकिन मौजूद। उधर बेंगलुरु में। फोन कटने के बाद अदिति देर तक कमरे में बैठी रही। सामने लैपटॉप खुला था और स्क्रीन पर एक ईमेल, कंपनी का आधिकारिक मेल, छटनी की सूचना। उसका नाम सूची में था। कुछ देर बाद उसने स्क्रीन बंद कर दी, फिर धीरे से खुद से कहा, सब ठीक है। और उसी पल उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े, क्योंकि मनुष्य दुनिया से झूठ बोल सकता है, लेकिन सबसे कठिन झूठ वही होता है जो वह खुद से बोलता है। मनुष्य जब किसी और से झूठ बोलता है तो उसके पास अक्सर कोई कारण होता है, लेकिन जब वह अपने सबसे प्रिय व्यक्ति से झूठ बोलता है तब कारण नहीं होता, डर होता है। अदिति के जीवन में भी अब वही डर था। सुबह उठना, नौकरी पर जाने का नाटक करना, घर वालों से सामान्य बातें करना, आरव से फोन पर मुस्कुरा कर बात करना और फिर पूरे दिन नई नौकरियों के लिए आवेदन भेजना। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा था कि बेरोजगारी केवल जेब पर असर नहीं डालती, वह आत्मविश्वास को भी धीरे धीरे खा जाती है, जैसे दीमक लकड़ी को खाती है। बाहर से सब वैसा ही दिखता है, अंदर से खोखला होता जाता है। उधर आरव की दुनिया भी आसान नहीं थी, लेकिन पहली बार भाग्य उसके दरवाजे तक आया था।
दिल्ली की एक प्रतिष्ठित संस्था में उसका चयन अंतिम चरण तक पहुंच गया था। वर्षों की मेहनत, असंख्य असफलताएं, अनगिनत रातें, अब जाकर कहीं कोई रोशनी दिखाई दे रही थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि वो जितना अपने भविष्य के करीब पहुंच रहा था, उतना ही अदिति से दूर महसूस कर रहा था। एक शाम फोन पर उसने कहा, तुम बदल गई हो। दूसरी तरफ कुछ क्षण चुप्पी रही। ऐसा क्यों लगा? पता नहीं। फिर भी पहले तुम बातें बताती थी, अब सिर्फ निष्कर्ष बताती हो। अदिति हल्का सा मुस्कुराई। तुम बहुत सोचते हो और तुम बहुत छिपाती हो। इस बार वो हंसी नहीं, क्योंकि कुछ आरोप ऐसे होते हैं जो सीधे सच पर जाकर लगते हैं। उस रात फोन कटने के बाद अदिति बहुत देर तक खिड़की के पास बैठी रही। बेंगलुरु की सड़कें नीचे चमक रही थी। लोग अपने अपने जीवन में व्यस्त थे और उसे अचानक अपना कमरा बहुत छोटा लगने लगा, जैसे दुनिया आगे बढ़ रही हो और वो वहीं रुक गई हो। उसने फोन उठाया, आरव का नंबर खोला, फिर बंद कर दिया। वो सच बताना चाहती थी, लेकिन उसे डर था। डर ये नहीं कि आरव उसका साथ छोड़ देगा, डर ये था कि वो परेशान हो जाएगा। और कई बार प्रेम में आदमी सामने वाले की क्षमता नहीं, उसकी चिंता तय करने लगता है। यहीं से गलतियां शुरू होती हैं। इधर आरव का इंटरव्यू हो गया। बहुत अच्छा, इतना अच्छा कि लौटते समय उसे पहली बार अपने ऊपर भरोसा हुआ, जैसे वर्षों से धुंधली पड़ी कोई खिड़की साफ हो गई हो। परिणाम आने में अभी समय था, लेकिन उम्मीद आ चुकी थी, और उम्मीद बहुत बड़ी चीज होती है। कभी कभी वो परिणाम से भी बड़ी होती है। कुछ दिनों बाद अदिति घर गई। रामनगर, वही छोटा शहर, वही गलियां, वही लोग। लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं रही थी। शहर वही था, उसकी नजर बदल गई थी। रात को भोजन के बाद उसके पिता ने सहजता से पूछा, कोई लड़का तो नहीं है? अदिति के हाथ रुक गए। मां ने तुरंत पिता की ओर देखा। पिता ने पानी पिया, फिर बोले, सीधी बात पूछ रहा हूं। अदिति ने पहली बार महसूस किया कि जिन बातों से हम वर्षों बचते हैं, वे एक दिन बिल्कुल साधारण वाक्य बनकर सामने खड़ी हो जाती हैं। अगर हो तो? उसने पूछा। कमरे में कुछ क्षण सन्नाटा रहा। पिता ने उसकी ओर देखा। फिर हमें जानना चाहिए। कोई गुस्सा नहीं, कोई नाटकीय प्रतिक्रिया नहीं, बस एक गंभीरता जिसने अदिति को और असहज कर दिया। उस रात वह सो नहीं पाई। पहली बार उसे लगा कि अब केवल करियर ही नहीं, प्रेम भी भविष्य मांग रहा है। कुछ दिनों बाद वह वापस बेंगलुरु लौट आई, लेकिन मन कहीं और अटका रह गया। और तभी दूसरा झटका आया। 3 महीने की कोशिशों के बाद भी नौकरी नहीं मिली। बचत कम होती जा रही थी, आत्मविश्वास भी। एक शाम उसने अचानक आरव का फोन नहीं उठाया, फिर दूसरा भी नहीं, फिर तीसरा। उधर आरव परेशान हो गया। वह अदिति को जानता था, वह कभी बिना कारण ऐसा नहीं करती थी। रात करीब 11 बजे उसका संदेश आया, सॉरी, थोड़ा व्यस्त थी। आरव देर तक स्क्रीन देखता रहा, फिर सिर्फ एक शब्द लिखा, झूठ। कई मिनट तक कोई उत्तर नहीं आया। फिर अचानक फोन बज उठा। अदिति थी। फोन उठाते ही वह बोली, तुम्हें हर बात कैसे पता चल जाती है? क्योंकि तुम खराब झूठ बोलती हो। दूसरी तरफ से कोई उत्तर नहीं आया और उसी मौन में आरव सब समझ गया। क्या हुआ है? उसने धीरे से पूछा। कुछ सेकंड, फिर कुछ और अचानक अदिति रो पड़ी। पहली बार। पिछले कई महीनों का सारा साहस जैसे टूट गया। मेरी नौकरी चली गई थी। आरव ने आंखें बंद कर ली। उसे दुख इस बात का नहीं हुआ कि नौकरी चली गई, दुख इस बात का हुआ कि वह ये सब अकेले झेल रही थी। मुझे बताया क्यों नहीं? पता नहीं। झूठ। डर गई थी। मुझसे? नहीं। वह रोते रोते हंसी।
तुम्हारी चिंता से। दोनों कुछ देर चुप रहे। फिर आरव ने कहा, अदिति, अगली बार अगर जीवन तुम्हें गिरा दे तो मुझे बताना। क्यों? क्योंकि प्रेम का मतलब किसी को गिरने से बचाना नहीं होता। वह रुका, फिर बोला, प्रेम का मतलब होता है उसके गिरने पर उसके पास बैठ जाना। दूसरी तरफ फिर सन्नाटा था, लेकिन इस बार वह सन्नाटा दुख का नहीं था, विश्वास का था। 1 सप्ताह बाद परिणाम आया। आरव का चयन हो गया था। दिल्ली, बहुत अच्छी नौकरी, बहुत अच्छा वेतन, बहुत बड़ा अफसर। उसने सबसे पहले अदिति को फोन किया। हो गया। कुछ क्षण चुप्पी रही। फिर दूसरी तरफ से वही खुशी फूटी जो कभी उसकी नौकरी लगने पर आरव की आवाज में थी। मुझे पता था। झूठ। हाँ, वह हंसी, लेकिन अच्छा झूठ था। उस रात दोनों बहुत देर तक बातें करते रहे, कई महीनों बाद, और पहली बार उन्हें लगा कि शायद कठिन समय पीछे छूट रहा है। लेकिन जीवन की सबसे पुरानी आदत यही है, वह आधी को राहत देता है और उसी समय अगली परीक्षा की तैयारी भी कर रहा होता है। क्योंकि अगले सप्ताह अदिति के पिता ने उसे फोन किया और कहा, घर आ जाओ। क्यों? कुछ लोग तुम्हें देखने आ रहे हैं। अदिति के हाथ से फोन लगभग छूट गया। प्रेम अचानक नहीं टूटता। जिस तरह कोई पुराना मकान एक दिन में नहीं गिरता। पहले कहीं एक महीन दरार पड़ती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और एक दिन लोग कहते कि हैं अचानक गिर गया। जबकि सच ये होता है कि वह बहुत पहले से टूटना शुरू हो चुका था। प्रेम की खूबसूरती भी ये है कि वो भी मकानों की तरह होता है। यदि लोग समय रहते दरारें देख लें तो उसे फिर से खड़ा भी किया जा सकता है। अदिति अगले ही सप्ताह रामनगर पहुंची। घर का वातावरण सामान्य था, इतना सामान्य कि वह और असहज हो गई। माँ रसोई में थी, पिता अखबार पढ़ रहे थे, लेकिन घर में एक ऐसी बात मौजूद थी जिसके बारे में कोई सीधे बात नहीं कर रहा था। जैसे कमरे में रखा कोई बड़ा सामान जिससे बचकर सब निकल रहे हों। शाम को पिता ने कहा, कल शाम कुछ लोग आएंगे। क्यों? तुम जानती हो क्यों? अदिति ने पहली बार सीधा प्रश्न पूछा। अगर मैं मना कर दूं तो? पिता ने अखबार मोड़ दिया। बहुत देर तक उसकी ओर देखते रहे, फिर बोले, क्या कोई है? ये वही प्रश्न था जिससे वह महीनों भाग रही थी, और अब वह उसके सामने बैठा था, बिल्कुल शांत, बिल्कुल स्पष्ट। उस रात उसने आरव को फोन किया। बहुत देर तक दोनों चुप रहे। फिर अदिति ने कहा, मुझे लगता है अब बात करनी पड़ेगी। किससे? सबसे। आरव खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। दिल्ली की रात नीचे फैल रही थी, लाखों रोशनियां, लाखों लोग, और हर आदमी अपने किसी न किसी संघर्ष में उलझा हुआ। डर लग रहा है? उसने पूछा। बहुत। मुझे भी। कुछ देर बाद अदिति ने कहा, अगर सबने मना कर दिया तो? आरव मुस्कुराया। तो फिर हम मनाएंगे, और अगर फिर भी नहीं माने तो फिर और कोशिश करेंगे। और अगर? अदिति, वह बीच में ही बोल पड़ा, जीवन कोई अदालत नहीं है जहां पहली तारीख में फैसला हो जाए। फिर कुछ रिश्तों को जीतना पड़ता है। उस रात पहली बार दोनों ने भविष्य के बारे में खुलकर बात की। शादी, परिवार, जाति, पैसा, नौकरी, और उन सब के बीच बचा हुआ प्रेम। अगले दिन लड़के वाले आए। अदिति ने उन्हें देखा भी नहीं। वह पूरे समय अपने कमरे में बैठी रही। लेकिन उस शाम उसने पहली बार अपने पिता से आरव के बारे में बात की। सब कुछ, कॉलेज से लेकर आज तक। पिता बहुत देर तक सुनते रहे, बीच में नहीं टोका, कोई गुस्सा नहीं किया, कोई नाटकीय प्रतिक्रिया नहीं, बस सुनते रहे। और जब वह चुप हुई तो उन्होंने केवल एक प्रश्न पूछा, क्या वह तुम्हारा ध्यान रख सकता है?
अदिति चौंक गई। उसे किसी और प्रश्न की उम्मीद थी, जाति का, समाज का, रिश्तेदारों का, लेकिन ये नहीं। हाँ, उसने बिना सोचे कहा, इतना विश्वास? हाँ। क्यों? अदिति की आंखें भर आईं। क्योंकि जब मेरी नौकरी चली गई थी तब उसने मुझे कमजोर नहीं समझा था, और अगर हो क्योंकि तो? वह मेरी सफलता उसने से भी पूछा। खुश हुआ था, और क्योंकि उसने कभी मुझे बदलने की कोशिश नहीं की। पिता कुछ देर तक चुप बैठे रहे, फिर उठकर बाहर चले गए, और अदिति पूरी रात ये समझने की कोशिश करती रही कि ये मौन अच्छा था या बुरा। लेकिन असली तूफान अगले दिन आया, रसोई में, जहां अक्सर घरों के सबसे बड़े फैसले बिना घोषणा के जन्म लेते हैं। माँ सब्जी काट रही थी, अदिति पास खड़ी थी। कुछ देर तक केवल चाकू की आवाज आती रही, फिर माँ बोली, लड़का अच्छा होगा। अदिति ने उनकी ओर देखा। मैंने कब कहा कि बुरा है? फिर माँ ने सब्जी काटना रोक दिया। बेटी, जीवन केवल 2 लोगों से नहीं चलता। मुझे पता है। नहीं, माँ ने धीमे से कहा, अभी नहीं पता। वह कुछ क्षण चुप रही, फिर बोली, इस समाज के भी तो कोई नियम कायदे हैं। अदिति समझ रही थी कि बात कहाँ जा रही है। माँ आगे बोली, कल को रिश्तेदार पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगी? सच। और क्या? सच। सच को हजम कर पाना आसान नहीं होता। ये कहते हुए उनकी आवाज़ हल्की कांप गई। कई बार आदमी सही होता है और फिर भी उसे बहुत कुछ सुनना पड़ता है। अदिति पहली बार चुप हो गई, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि माँ प्रेम की विरोधी नहीं है। वे उस समाज से डर रही हैं जिसके साथ उन्होंने पूरी उम्र बिताई है। उस रात वो बहुत देर तक छत पर बैठी रही। पहली बार उसे लगा कि प्रेम करना और प्रेम को बचाए रखना 2 अलग बातें हैं। उधर दिल्ली से आरव ने भी अपने घर में बात कर की। पिता ने वैसी ही प्रतिक्रिया दी जैसी उसे उम्मीद थी। उन्होंने बस इतना पूछा, तुम निश्चित हो? हाँ। तो फिर मुझे कोई समस्या नहीं। लेकिन माँ की चुप्पी पूरे कमरे में फैल गई। रात को भोजन के बाद उन्होंने दोबारा फोन पर कहा, एक बात पूछूं? पूछो माँ। अपनी जाति में कोई लड़की नहीं मिली? ये प्रश्न कठोर नहीं था, लेकिन सीधा था। आरव कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, माँ, प्रेम जाति देखकर नहीं होता, लेकिन शादी तो समाज में होगी। माँ आगे बोली, आज तुम्हें ये सब छोटी बातें लग रही हैं, और आपको बड़ी? हाँ। क्यों? क्योंकि तुमने जीवन का उतना हिस्सा नहीं देखा जितना मैंने देखा है। कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर माँ ने एक और बात कही, और इस बार वो बात जाति से भी गहरी थी। और लोग क्या कहेंगे? किस बारे में? इतना पढ़ाया लिखाया लड़का, अच्छी नौकरी, और शादी में कुछ लिया भी नहीं। आरव उन्हें देखता रह गया। ये लालच नहीं था, ये वही सामाजिक गणित था जिसमें कई पीढ़ियां जीती आ रही हैं। फिर वो धीरे से बोला, माँ, आपने मुझे बेचने के लिए नहीं पढ़ाया था। माँ का हाथ थम गया और पहली बार उनकी आंखें भर आईं। फोन कटा और उस रात घर में कोई बहस नहीं हुई, लेकिन कोई चैन से सो भी नहीं पाया। रामनगर से दिल्ली तक दिन बीतने लगे। फोन पर आरव और अदिति पहले से अधिक बात करने लगे, और अजीब बात यह थी कि वर्षों तक बेरोजगारी, दूरी और असफलताओं से लड़ने वाले ये दोनों अब अपने अपने घरों से डरने लगे थे। अदिति ने कहा, अगर नहीं माने तो? कौन? सब। आरव कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तो मनाएंगे। और अगर फिर भी नहीं माने तो फिर थोड़ा और इंतजार करेंगे। और अगर? अदिति, हमने नौकरी के लिए 4 साल इंतजार किया। हाँ,
तो अपने जीवन के लिए कुछ महीने और कर लेंगे। फोन के दूसरी तरफ वो मुस्कुराई और कई दिनों बाद पहली बार उसे नींद आई, लेकिन संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। एक रविवार को अदिति के पिता ने उसे बुलाया। बैठक में बैठकर बोले, मैं लड़के से मिलना चाहता हूँ। अदिति का दिल धड़क उठा। क्यों? क्योंकि अगर मेरी बेटी उसके साथ जीवन बिताना चाहती है, वो रुके, तो मुझे उससे बात करनी चाहिए। ये सहमति नहीं थी, लेकिन ये दरवाज़ा खुलने की पहली आवाज़ थी। उधर दिल्ली में जब आरव को ये बात पता चली तो वो देर तक चुप बैठा रखा। फिर पिताजी को फ़ोन किया और बोल, डर लग रहा है। पिता हंस पड़े। अच्छा है। अच्छा? हाँ। क्यों? क्योंकि जिन फैसलों में डर नहीं लगता वे अक्सर बहुत छोटे फैसले होते हैं। 2 सप्ताह बाद आरव रामनगर जाने वाली ट्रेन में बैठा था। वही शहर, वही स्टेशन जहां से वर्षों पहले वो सपनों के साथ निकला था। लेकिन इस बार वो छात्र बनकर नहीं लौट रहा था। इस बार वो अपने प्रेम के पक्ष में गवाही देने जा रहा था और उसे पहली बार महसूस हुआ कि जीवन की सबसे कठिन परीक्षाओं में कोई प्रश्न पत्र नहीं मिलता। कुछ मंजिलें प्रेम से नहीं, धैर्य से मिलती हैं। कहते हैं कि प्रेम सब कुछ जीत लेता है। मुझे नहीं लगता ये पूरी तरह सच है। प्रेम अकेला बहुत कुछ नहीं जीतता। उसे धैर्य चाहिए, विश्वास चाहिए, समय चाहिए और कभी कभी हार न मानने की जिद भी। क्योंकि सबसे कठिन लड़ाई वो होती है जो आदमी अपने भीतर लड़ता है। साथ ही मुकाबला उस कठिन लड़ाई से भी होता है जो 2 पीढ़ियां अपने अपने भीतर लड़ती हैं। क्योंकि वहां प्रेम भी होता है, डर भी, और वर्षों से चली आ रही मान्यताएं भी। आरव जब रामनगर पहुंचा तो उसे लगा जैसे वो किसी इंटरव्यू के लिए नहीं, किसी अदालत में जा रहा हो। अदिति के पिता ने दरवाजा खोला। आओ, बस इतना कहा। बैठक में पुराना सोफा था, दीवार पर परिवार की तस्वीरें, एक कोने में रखा रेडियो और कमरे में फैली हुई वो असहजता जिसे हर व्यक्ति महसूस कर रहा था, लेकिन कोई उसका नाम नहीं ले रहा था। कुछ देर मौसम की बातें हुई, फिर नौकरी की, फिर शहरों की, और अंत में वही बात सामने आ गई जिसके लिए सब बैठे थे। अदिति के पिता ने पूछा, तुम लोग शादी क्यों करना चाहते हो? आरव को इस प्रश्न की उम्मीद नहीं थी। वो कुछ क्षण सोचता रहा, फिर बोला, क्योंकि हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। पिता मुस्कुराए नहीं। प्रेम तो बहुत लोग करते हैं। कमरे में चुप्पी उतर आई। फिर आरव ने धीरे से कहा, क्योंकि हमने एक दूसरे के सिर्फ अच्छे दिन नहीं देखे हैं, और बुरे दिन भी देखे हैं। मतलब, जब अदिति की नौकरी गई थी तब भी, जब मैं बेरोजगार था तब भी, जब भविष्य साफ नहीं दिखता था तब भी। कमरे में पहली बार एक सच्चा मौन उतरा। वो मौन जिसमें आदमी उत्तर नहीं खोजता, सोचता है। मुलाकात समाप्त हुई। कोई निर्णय नहीं हुआ, कोई सहमति नहीं मिली, कोई असहमति भी नहीं। लेकिन जाते समय अदिति के पिता ने पहली बार हाथ मिलाया, और ये छोटी सी बात अदिति को पूरे सप्ताह उम्मीद देती रही। अदिति के पिता से मुलाकात को 3 महीने बीत चुके थे। इस दौरान कोई बड़ा फैसला नहीं हुआ, ना हाँ ना ना, बस समय बीतता रहा। और कभी कभी जीवन में यही सबसे कठिन अवस्था होती है, अनिश्चितता। क्योंकि अस्वीकार का दर्द एक बार होता है, लेकिन प्रतीक्षा आदमी को हर दिन थोड़ा थोड़ा थकाती है। दिल्ली में आरव अपनी नौकरी में रमने लगा था। काम अच्छा था, लोग अच्छे थे, भविष्य सुरक्षित दिखाई देने लगा था। लेकिन अब उसे एक नई बात समझ आने लगी थी। सफलता और संतोष एक ही चीज नहीं होते। जिस दिन पहली तनख्वाह आई थी, उसने सबसे पहले पिता के खाते में कुछ पैसे भेजे थे। पिता ने फोन किया, पैसे मिल गए? अच्छा, लेकिन अगली बार इतना मत भेजना। क्यों? अब भी तुम्हारी माँ मुझे कंजूस ही समझती है। दोनों हंस पड़े।
लेकिन फोन रखने के बाद पिता अचानक गंभीर हो गए। एक बात पूछूं? पूछिए। तुम खुश हो? आरव कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, अधूरा हूं। पिता ने आगे कुछ नहीं पूछा। उसने पूछा। क्योंकि अच्छे पिता अक्सर वहीं रुक जाते हैं जहां बच्चों को स्वयं बोलना चाहिए। उधर अदिति को भी नई नौकरी मिल गई थी, इस बार पुणे में। पैकेज पहले से बेहतर था, लेकिन वो पहले वाली अदिति नहीं रही थी। उसने असफलता का स्वाद चख लिया था, और असफलता आदमी को तोड़ती कम है, बदलती ज्यादा है। अब दोनों पहले की तरह हर दिन घंटों बात नहीं करते थे, लेकिन उनके बीच एक नई चीज आ गई थी, परिपक्वता। उन्हें अब हर समय एक दूसरे की उपस्थिति की जरूरत नहीं थी, उन्हें एक दूसरे के होने का विश्वास था। और दोनों में बहुत अंतर होता है। जबकि संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था, अदिति की माँ अब भी आश्वस्त नहीं थी और आरव की माँ भी नहीं। दोनों स्त्रियां अलग अलग घरों में बैठी लगभग एक जैसी बातें सोच रही थीं। अगर बाद में कोई परेशानी हुई तो? अगर रिश्तेदार बातें बनाएंगे तो? अगर बच्चे दुखी हुए तो? माताएं अक्सर प्रेम से नहीं डरती, वे भविष्य से डरती हैं। एक दिन अदिति की माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई। ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया। पिता बाहर गए हुए थे, अदिति पुणे में थी। घर में घबराहट फैल गई। संयोग से उसी दिन आरव किसी काम से रामनगर आया हुआ था। अदिति ने फोन किया, माँ की तबीयत ज्यादा खराब हो रही है। उसकी आवाज कांप रही थी। आरव बिना कुछ पूछे उन्हें लेकर अस्पताल पहुंच गया। दवा दिलवाई, डॉक्टर से बात की, रिपोर्टें दिखाईं और देर रात तक वहीं बैठा रहा। उसने कोई भाषण नहीं दिया, न किसी को प्रभावित करने की कोशिश की। बस वह वही कर रहा था जो वह वर्षों से करता आया था। अदिति के पिता के आने पर वो चला गया। अदिति की माँ देर तक खिड़की से बाहर देखती रही, फिर बहुत धीरे से पति से बोली, लड़का दूसरी जाति का है। पिता ने उनकी ओर देखा। हाँ। कुछ देर चुप्पी रही, फिर माँ बोली, लेकिन इंसान गलत और सही जाति से नहीं होता। यह सहमति नहीं थी, लेकिन विरोध पहली बार दरक गया था। उधर आरव के घर में भी धीरे धीरे चीजें बदल रही थी। एक शाम उसकी माँ पुराने एल्बम देख रही थी। अचानक बोली, तुम्हें उस पर इतना भरोसा क्यों है? आरव मुस्कुराया, क्योंकि उसने कभी आसान समय में साथ रहने का वादा नहीं किया है। फिर कठिन समय में साथ रहकर दिखाया था। माँ कुछ नहीं बोली, लेकिन पहली बार उन्होंने कोई तर्क भी नहीं दिया। समय धीरे धीरे अपना काम करता रहा। एक रविवार को अदिति घर गई हुई थी। शाम को उसके पिता बरामदे में बैठे थे। पुराना रेडियो धीमे स्वर में बज रहा था। सड़क पर बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे और दिन धीरे धीरे रात में बदल रहा था। तभी पिता ने पूछा, अभी भी उसी लड़के से बात होती है? अदिति मुस्कुरा दी, हाँ। कमाल है। क्या? आजकल लोग मोबाइल बदलने जितनी जल्दी रिश्ते बदल लेते हैं। अदिति हंस पड़ी, फिर धीरे से बोली, हमने रिश्ता नहीं बनाया था पापा। फिर हमने साथ चलना शुरू किया था। पिता ने उसकी ओर देखा बहुत देर तक, जैसे पहली बार अपनी बेटी को समझने की कोशिश कर रहे हों। उस रात भोजन के बाद उन्होंने माँ से लंबी बात की। फिर अगले दिन आरव के पिता को फोन किया और पहली बार दोनों परिवारों के बीच औपचारिक बातचीत शुरू हुई। किसी युद्ध की तरह नहीं, किसी पंचायत की तरह नहीं, बस दो परिवार और दो बच्चे जिनकी खुशी अब चर्चा का विषय नहीं, तथ्य बन चुकी थी। शुरुआत में बातचीत असहज रही। चाय आई, नमकीन आया, कुछ सामान्य बातें हुई। जाति की बात भी हुई, रिश्तेदारों की भी, समाज की भी। अब उन्हें धीरे धीरे समझ आ रहा था कि उनके बच्चे अब बच्चे नहीं रहे। फिर अचानक अदिति की माँ ने आरव की माँ से पूछा, आपको भी बहुत डर लगा था?
यह शायद उस बैठक का सबसे सच्चा प्रश्न था। आरव की मां हल्का सा हंसी। अभी भी लगता है। दोनों हंस पड़ी। यही वह पल था जब वर्षों के संस्कारों से बनी एक दीवार में पहली दरार पड़ी थी। धीरे धीरे बातें खुली, डर सामने आए, संकोच सामने आए और अंत में दोनों परिवारों ने एक ही बात महसूस की। इन बच्चों ने प्रेम से पहले संघर्ष चुना था और संघर्ष से भागे नहीं थे। शादी तय हो गई। कोई विजय घोष नहीं हुआ, कोई नाटकीय दृश्य नहीं। बस घरों में एक शांति उतर आई, जैसे लंबी बारिश के बाद मिट्टी बैठ जाती है। हाँ, कुछ लोगों ने विरोध किया, कुछ रिश्तेदारों ने नाक भौं सिकोड़ी, कुछ ने सलाह दी, कुछ ने भविष्यवाणियां की, लेकिन इस बार दोनों परिवार पहली बार एक ही तरफ खड़े थे। और जब अपने लोग साथ खड़े हों तो बाहरी आवाजों का असर कम हो जाता है। कुछ दिन बाद सगाई की तारीख तय हो गई। उस दिन आरव देर तक अपने कमरे में बैठा रहा। उसे खुशी थी, बहुत खुशी, लेकिन साथ ही एक अजीब सी शांति भी, जैसे कोई लंबी दौड़ खत्म हुई हो। शाम को अदिति का फोन आया। डर लग रहा है। आरव हंस पड़ा। अब क्यों? पता नहीं, मुझे भी। सच? हाँ। किस बात का? कि कहीं कल उठूं और पता चले ये सब सपना था। दोनों देर तक हंसते रहे और फिर चुप हो गए, क्योंकि कुछ खुशियां इतनी गहरी होती हैं कि उनके बाद शब्द छोटे पड़ जाते हैं। सगाई हुई, फिर विवाह की तैयारियां शुरू हुईं। जीवन अपने स्वाभाविक क्रम में आगे बढ़ने लगा। शादी के 3 दिन बाद आरव की मां ने अदिति को कमरे में बुलाया, अलमारी खोली, एक नई बनारसी साड़ी निकाली, बहुत संभाल कर रखी हुई। ये मैंने बड़े मन से खरीदी थी अपनी बहू के लिए। अदिति चुप रही। मां मुस्कुराई और देखो, मैं अभी भी पूरी तरह आधुनिक नहीं हुई हूं। दोनों हंस दी। फिर मां ने साड़ी उसकी ओर बढ़ा दी और बहुत धीरे से कहा, तुम्हारी जाति भूल नहीं पाई हूं। अदिति की आंखें भर आईं। मां ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, लेकिन तुम्हें बेटी मानना शुरू कर दिया है। उस पल अदिति को लगा कि कुछ रिश्ते जीत कर नहीं मिलते, वे धीरे धीरे उगते हैं, जैसे बरगद उगता है, धीमा लेकिन स्थायी। कुछ महीनों बाद रामनगर रेलवे स्टेशन, वही प्लेटफॉर्म, वही चाय की दुकान, वही शाम, जहां से कभी 2 बच्चे सपनों से भरे बैग लेकर बड़े शहर निकले थे। अब वे लौटे थे, थोड़े थके हुए, थोड़े परिपक्व और बहुत अधिक सच्चे। अदिति ने दूर जाती ट्रेन को देखते हुए कहा, याद है, तब लगता था नौकरी मिल जाए तो जीवन आसान हो जाएगा। आरव हंस पड़ा। और अब पता है कि जीवन आसान नहीं होता। वो मुस्कुराई। बस लोग मजबूत हो जाते हैं। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर आरव बोला, मुझे हमेशा डर था कि कहीं हमारे रास्ते अलग ना हो जाएं। अदिति ने उसका हाथ थाम लिया। रास्ते अलग नहीं थे। फिर बस कुछ मोड़ों पर हम एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे। सूरज ढल रहा था। प्लेटफॉर्म पर लंबी परछाइयां उतर आई थीं। घोषणाएं हो रही थीं। लोग आ रहे थे, लोग जा रहे थे, जैसे वर्षों पहले गए थे। लेकिन इस बार 2 लोग कहीं जाने की जल्दी में नहीं थे। उन्होंने भविष्य को पकड़ने के लिए बहुत दौड़ लगा ली थी। अब वे उसके साथ चलना सीख चुके थे। और शायद प्रेम का सबसे परिपक्व रूप यही होता है, जहां आदमी सामने वाले का हाथ इसलिए नहीं पकड़ता कि वो खो ना जाए, बल्कि इसलिए पकड़ता है क्योंकि अब दोनों जानते हैं कि रास्ता कितना लंबा है और साथ कितना ज़रूरी। यदि आपको यह पूरी कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।